हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। आपने एक टेस्ट दे दिया, संडे टेस्ट, एंड आई होप आप सबने एंजॉय किया होगा उस टेस्ट को। अगर आपने रिवीजन करके अच्छे से पढ़ाई करके टेस्ट दिया होगा तो क्वेश्चन आपसे हुआ होगा। हम लिमिटिंग रिएक्टेंट तक पहुंच गए थे, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कर रहे थे और उसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट का केस हम कर रहे थे। लिमिटिंग रिएक्टेंट में कुछ एक दो क्वेश्चन मैंने करवाए थे, उसमें थोड़ी और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो आज पहले मैं आपको थोड़ा सा लिमिटिंग रिएक्टेंट पे कुछ और प्रॉब्लम्स करवाऊंगा, ठीक है ना। और उसके बाद संडे के टेस्ट का कुछ क्वेश्चंस जो थोड़े ठीक ठाक क्वेश्चन हैं, जो थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, जिसमें कुछ तकलीफ आई होगी, उसको मैं डिस्कस कर दूंगा। ये है आज के क्लास का एजेंडा। ऑरेंज जोन में आ गया नांदेड़, कल से कुछ फ्रीडम होगा हमारे पास मूवमेंट का, तो कुछ और एडिशनल अरेंजमेंट करेंगे आपके लिए, एंड होपफुली ट्यूसडे और वेडनेसडे से एवरी डे आई विल बी 1 hour live with you to discuss all your doubts, difficulty and anything related to your study. तो 1-2 दिन की बात है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट को हम कर रहे थे, और लिमिटिंग रिएक्टेंट में मूल कॉन्सेप्ट का आई थिंक ये हमारा 9th लेक्चर है, लेक्चर नंबर 9, एंड दैट इज ऑन 4th of May। तो मोलर मास, इंपेरिकल फार्मूला, इन सब पे आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। DPP 2 सीरीज, DPP 2.1, 2.2 ये सब मैंने आपको दे रखा है। DPP 2.3 एंड 2.4 और प्रैक्टिस के लिए मैंने 2 और DPP उसमें ऐड कर दिए हैं, और वो DPP वही फेसबुक पे मैंने अपलोड कर दिया है। फेसबुक पे ढूंढने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी बच्चों को, तो इसलिए उसको एक और अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म पे मैंने डाल दिया है, वहाँ से आसानी से आप उसको ढूंढ सकते हैं। आप सब लोग जानते होंगे गूगल क्लासरूम एक ऐप होती है गूगल की, कोई डाउनलोड नहीं है, डायरेक्ट आप गूगल क्लासरूम सर्च करें और गूगल क्लासरूम में अपने जीमेल अकाउंट से इंटर करो। जीमेल अकाउंट से जब इंटर करोगे, जब आप अपना लॉगिन करोगे, जो आपका एग्जिस्टिंग जीमेल अकाउंट है, आपका अगर नहीं भी है तब भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ही का जीमेल अकाउंट हो, मम्मी का, पापा का, फ्रेंड का, किसी का जीमेल अकाउंट से आप गूगल क्लासरूम इंटर कर सकते हैं। और गूगल क्लासरूम गूगल का एक पोर्टल है, एक एप्लीकेशन है, उस पर एंटर करेंगे तो राइट साइड में टॉप पे प्लस का साइन बना हुआ आएगा। जब उसको क्लिक करोगे तो उसमें 2 ऑप्शन होगा, क्रिएट क्लास एंड ज्वाइन क्लास। आप ज्वाइन क्लास को क्लिक करोगे, जैसे ही आप ज्वाइन क्लास को क्लिक करोगे तो आपसे क्लास कोड पूछेगा, आपके क्लास का कोड पूछेगा, समझ रहे हैं ना, आपसे क्लास का कोड पूछेगा। तो मैं आपको कोड बता दे रहा हूं, जैसे आप उस कोड को इंटर करेंगे तो आपका क्लास खुल जाएगा, और आपके क्लास खुलते ही आपके क्लास से रिलेटेड मटेरियल उस पर आपको दिखने लगेगा, जिसको कि आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। वो एक्सक्लूसिवली आपके क्लास का होगा। हर क्लास के लिए मैंने अलग क्लासरूम क्रिएट कर दिए हैं। तो आपका क्लास खुल जाएगा। आपके क्लास का कोड मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपके क्लास का कोड, जस्ट 1 सेकेंड, मैंने नोट कर रखा है। क्लास कोड ऑन गूगल क्लासरूम।
ये क्लास कोड है R75VRR2, ऑल लोअर, ऑल स्मॉल लेटर हैं, R75VRR2। तो जैसे ही आप ये क्लास कोड डालेंगे तो आपके क्लास का, आपका क्लास वर्चुअल क्लास खुल जाएगा और उस पर ये DPP सारे पड़े हुए हैं। 1-2 दिन में मैं आपके जितने भी अभी तक के वीडियोस हैं उन सब के भी लिंक डाल दूंगा, ताकि आपको YouTube पे नहीं ढूंढना पड़े। आप अपने क्लासरूम पे जाएं तो गूगल क्लासरूम से, वहाँ से आप डायरेक्ट जो भी वीडियो, जो भी लेक्चर देखना चाहते हैं, आप रिवाइज करना चाहते हैं, उस पर डायरेक्ट जा सकते हैं। समझ गए? तो लिमिटिंग रिएक्टेंट को थोड़ा देखते हैं। और लिमिटिंग रिएक्टेंट्स हम कर रहे थे, तो कुछ और प्रॉब्लम आज प्रैक्टिस करेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट पे। एक क्वेश्चन है कि 5 ग्राम ऑफ फॉस्फोरस एंड 10 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आर allowed to react what maximum mass of P4O10 will form। फॉस्फोरस का एटॉमिक मास 31 होता है। डायरेक्ट लिमिटिंग रिएक्टेंट का क्वेश्चन है। देखते हैं जरा क्या करना है इसमें, क्या सिचुएशन है। सिचुएशन है, एक रिएक्शन है फॉस्फोरस और ऑक्सीजन का। तो सबसे पहले रिएक्शन लिखेंगे, फॉस्फोरस प्लस ऑक्सीजन गिविंग P4O10। बैलेंस करेंगे, फॉस्फोरस ऑलरेडी बैलेंस है, ऑक्सीजन के लिए यहाँ पे 5 लगाएंगे, ये बैलेंस हो जाएगा। अब इसके 1 मोल इसके 5 मोल के साथ कंबाइन करेगा तो इसका 1 मोल बनेगा। इसको मास में कन्वर्ट करेंगे, 1 मोल का मास 31 × 4 124 ग्राम आ जाएगा। एटॉमिक मास 31 है तो 4 × 31 124। 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन का मास 32 × 5 160 ग्राम। 32 × 5 160 ग्राम। और इनको जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे 284 ग्राम। ये तो हो गया स्टोइकियोमेट्रिक मास। सप्लाइड कितना है? 5 ग्राम ऑफ फॉस्फोरस एंड 10 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। क्या मैंने तरीका बताया था कि कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा कि एक कोई मास मैच कर जाए। एक मास को मैच करवाना है। ऐसा करते हैं, हम इसे 16 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सीधा। अगर 16 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 160 और ये हो जाएगा 80। 10 के साथ 5 दिया, तो अगर ये 160 दिया जाता तो ये 80 दिया जाता। यानी कितना दिया गया है? 80। चाहिए कितना? 124 लेस। ये हो गया लिमिटिंग रिएक्टेंट, यानी कि फॉस्फोरस का मास जो सप्लाइड है विच इज लेस देन स्टोइकियोमेट्रिक मास, स्टोइकियोमेट्रिक रिक्वायरमेंट। समझ गए ना? यानी कि फॉस्फोरस हमारा हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। ये अब तो सिंपल है, कहेंगे कि सिंस 124 ग्राम ऑफ फॉस्फोरस गिव्स
284 gram of P4O10. Therefore 5 gram P4 will give 284 divided by 124 into 5. इसको जब सॉल्व करोगे ये 8.87 ग्राम आ जाएगा। 8.87 ही आएगा ना। 284 अपॉन 124, 284 अपॉन 124 into 5. Just wait a moment. 284 divided by 124 into 5. Sorry, ये 11.45 वाला है। 11.45 11.45 11.45 ग्राम आ रहा है। तो इस तरह से लिमिटिंग रिएजेंट पे हम वर्क करेंगे। समझ गया? कुछ और सिचुएशन एक आध देखो। क्वेश्चन है, इसी को थोड़ा मैं डिफरेंट टाइप से दे रहा हूँ। क्वेश्चन है कि 5 ग्राम ऑफ फॉस्फोरस एंड 5.5 ग्राम ऑफ oxygen are allowed to react what masses of P4O6 and P4O10 will form leaving no reactant unreacted. अब ये थोड़ा डिफरेंट है। फॉस्फोरस और ऑक्सीजन को कंबाइन करके हमें P4O6 और P4O10 बनाना है इस तरह से कि अंत में न तो फॉस्फोरस बचा हो और न ही ऑक्सीजन बचा हो। दो तरीके इसको सॉल्व करने के हो सकते हैं। एक तो कंजर्वेशन ऑफ मास प्रिंसिपल अप्लाई करके और दूसरा लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट लगा के। कंजर्वेशन ऑफ मास प्रिंसिपल कैसे अप्लाई होगा जरा सा वो देखो। हमारे पास फॉस्फोरस है 5 ग्राम, ऑक्सीजन है 5.5 ग्राम और ये दोनों कंबाइन करके दो प्रोडक्ट बना रहे हैं, P4O6 एंड P4O10। हमें इस तरह से रिएक्शन करवाना है कि ऑक्सीजन और फास्फोरस दोनों पूरा कंज्यूम हो जाए, है ना। अब अगर ऑक्सीजन और फास्फोरस पूरा कंज्यूम हो जाएगा तो P4O6 और P4O10 का मास एट द एंड 5 + 5.5 10.5 ग्राम होगा कि नहीं। और इस 10.5 ग्राम में 5 ग्राम फास्फोरस एंड 5.5 ग्राम ऑक्सीजन होगा, क्योंकि उसी से बना है। कंजर्वेशन ऑफ मास प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। तो अगर हम ये एज्यूम कर लें कि इस 10.5 ग्राम में इसके x ग्राम है तो इसके 10.5 माइनस x ग्राम होंगे,
सिंपल कंजर्वेशन ऑफ मास मैंने लगाया है। 5 ग्राम, 5.5 ग्राम, टोटल 10.5 ग्राम। उस 10.5 ग्राम में अभी फिलहाल हमने मान लिया है x ग्राम P4O6, तो 10.5 माइनस x ग्राम P4O10 होगा। अब P4O6 का मोलर मास जरा देखो क्या है। इसका मोलर मास हो जाएगा 31 इंटू 4 प्लस 16 इंटू 6, 124 प्लस 96, कितना हो जाएगा ये? 220। तो क्या हम कह सकते हैं कि 220 ग्राम P4O6 contain 124 ग्राम फॉस्फोरस। इसलिए इसके x ग्राम में कितना होगा फॉस्फोरस? 124 डिवाइडेड बाय 220 इंटू x ग्राम फॉस्फोरस। इसी तरह से P4O10 का मोलर मास अगर देखें तो 124 फॉस्फोरस का और 160, 16 इंटू 10, ये 284 ग्राम इसका मोलर मास है। फिर क्या लिखेंगे कि सिंस 284 ग्राम P4O10 contain 124 ग्राम P4, therefore 10.5 minus x gram of this will contain 124 upon 180, so 284 upon 284 into 10.5 minus x ग्राम P4। तो हमने P4O10 में फॉस्फोरस मालूम कर लिया, P4O6 में फॉस्फोरस मालूम कर लिया, और इन दोनों को अगर ऐड कर दें तो वो 5 ग्राम होगा, क्योंकि इनिशियली हमने 5 ग्राम फॉस्फोरस लिया था। तो जो भी हमने 5 ग्राम फॉस्फोरस लिया था वो इन्हीं दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। समझा? सिंपल कंजर्वेशन ऑफ मास। अच्छा, जो मैंने फॉस्फोरस पे किया है कोई ऑक्सीजन पे भी कर सकता है, वो ये काम ऑक्सीजन के लिए भी कर सकता है। वो लिख सकता है कि 220 ग्राम ऑफ P4O6 contain 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, सो X will contain this much ग्राम, एंड सिमिलरली फॉर P4O10, और वो ऑक्सीजन के मास को कंजर्व करवा सकता है। मैंने अभी फॉस्फोरस के मास को कंजर्व करवाया, तो क्या लिखेंगे? therefore 124x upon 220 plus 124 into 10.5 minus x upon 284 is equal to 5। फॉस्फोरस के मास कंजर्व करवाने का बेनिफिट क्या है कि न्यूमरेटर में दोनों में 124 आ रहा है। अगर ऑक्सीजन लोगे तो ऑक्सीजन का मास दोनों में डिफरेंट है, न्यूमरेटर में भी डिफरेंट आ जाएगा, कैलकुलेशन और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व कर दें तो यहाँ से x आ जाएगा। दैट इज द सिंपल टेक्निक जो सभी लोग यूज करते हैं, लेकिन हम इसे लिमिटिंग रिएक्टेंट में पढ़ रहे हैं, तो जरा लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट लगा के देखते हैं। अब इसको तो आप सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से x की वैल्यू, x हमने लिया था P4O6 को ना, हाँ, तो यहाँ से x जब सॉल्व करोगे तो ये 3.3 ग्राम आ जाता है। P4O6 बैलेंस जो है वो P4O10 हो जाएगा। इसे लिमिटिंग रिएक्टेंट के कॉन्सेप्ट से हम कैसे कर सकते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। जरा उसको सीखते हैं तो फिर उस पर एक और प्रॉब्लम करेंगे। पहले इसको करते हैं, फिर उसके बाद एक और।
P4O6 and P4O10, ये दो बनाना है। इन दोनों में फास्फोरस के नंबर ऑफ एटम्स और मास सेम है पर मोल, दोनों में 4 एटम ऑफ फास्फोरस है। इसे हम कुछ इस तरह से डिजाइन करते हैं कि फास्फोरस प्लस ऑक्सीजन गिव्स P4O6, इसे बैलेंस कर देते हैं। अब P4O6 प्लस ऑक्सीजन गिव्स P4O10, इसको भी बैलेंस कर देते हैं। जिसमें ऑक्सीजन कम था उसको पहले बना लिया, फिर बाद में उसी प्रोडक्ट में थोड़ा और ऑक्सीजन डाल के दूसरा बना लिया। देखो सेकेंड रिएक्शन के लिए फास्फोरस रिक्वायर्ड नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट रिएक्शन में फास्फोरस को लिमिटिंग रिएक्टेंट बना देंगे। फर्स्ट रिएक्शन में फास्फोरस को लिमिटिंग रिएक्टेंट बना देंगे, फास्फोरस खत्म, ऑक्सीजन एक्सेस होगा, कुछ बच जाएगा और P4O6 कुछ बन जाएगा। अब जो बना P4O6 उसको सेकेंड रिएक्शन में लिखेंगे और बचे वाले ऑक्सीजन को भी सेकेंड रिएक्शन में लिखेंगे और सेकेंड रिएक्शन में ऑक्सीजन को लिमिटिंग रिएक्टेंट बना देंगे। तो कुछ P4O6 बच जाएगा और कुछ P4O10 बन जाएगा। फर्स्ट रिएक्शन से फास्फोरस गायब, सेकेंड रिएक्शन से ऑक्सीजन गायब, दोनों को लिमिटिंग रिएक्टेंट बना दिया। लेकिन अब ये पहले हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि किसको पहले लिमिटिंग रिएक्टेंट बनाना है, फास्फोरस को, क्योंकि दोनों में फास्फोरस का सेम अमाउंट रिक्वायर्ड है। तो फास्फोरस को पहले खत्म कर देंगे और फिर बाद में ऑक्सीजन को। अब इसकी वर्किंग करके मैं दिखाता हूँ। ये देखो, इसके हमारे पास हैं 5 ग्राम, इसके हैं 5.5 ग्राम। अगर रिलेशन देखो तो इसके 124 ग्राम से मिलता है इसका कितना, 124 प्लस 96, 220 ग्राम। तो हम मालूम करेंगे कि 5 ग्राम ऑफ फास्फोरस से इसके कितने मिलेंगे। फास्फोरस खत्म, पहले इतना कर लेते हैं फिर देखते हैं। सिंस 124 ग्राम P4 gives 220 gram P4O6. Therefore 5 gram P4 will give 220 upon 124 into 5। जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। 220 into 5 divided by 124, ये आ रहा है 8.87 ग्राम P4O6। नाउ फॉस्फोरस इज कंज्यूम्ड, फॉस्फोरस खत्म। अब P4O6 का मास आ गया और टोटल इनिशियल मास पता है 10.5। तो 10.5 में 8.70 को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो बचे वाला ऑक्सीजन आ जाएगा। कंजर्वेशन ऑफ मास लगा रहे हैं कि P4 अगर कंज्यूम हो गया तो P4O6 और बचे हुए ऑक्सीजन का मास 10.5 ग्राम होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि टोटल मास इनिशियली हमने लिया था 10.5 ग्राम लिया था ना। So oxygen left is 10.5 minus 8.87 is equal to 10.5 minus 8.87, 1.63। अब अगले रिएक्शन में P4O6 है 8.87 और ऑक्सीजन का है 1.63 ग्राम। नाउ देयर इज नो फास्फोरस।
फॉस्फोरस अब नहीं है। अब क्या करेंगे? अब ऑक्सीजन को लिमिटिंग रिएक्टेंट बना देते हैं। ऑक्सीजन के 2 मोल यानी कि 64 ग्राम, ऑक्सीजन के 64 ग्राम से इसके कितने बन रहे हैं? 284 ग्राम। तो 1.63 से कितना बनेगा? 64 ग्राम O2 gives 284 ग्राम P4O10. Therefore 1.63 gram oxygen will give 284 upon 64 into 1.63 gram P4O10. 1.63 into 284 divided by 64, it is 7.23 ग्राम। तो ये आ गया P4O10 का मास। तो P4O6 कितना? 10.5 माइनस दिस, क्योंकि सेकेंड रिएक्शन के बाद क्या होगा? P4O10 कुछ बनेगा, P4O6 कुछ बच जाएगा, टोटल मास कंजर्व है 10.5। Therefore P4O6 is what? 10.5 minus 7.23. 10.5 minus 7.23, it is 3.27 ग्राम। देखो वही लिखा था मैंने पीछे, अप्रॉक्सीमेटली 3.3 ग्राम। कुछ समझा आपने या मुश्किल लग रहा है? नहीं, इजी है, बस करने की जरूरत है इसको। बाबा जी भी कहते हैं, स्वामी रामदेव, करने से होता है। तो देखते हो आजकल टीवी पे आके 1 घंटा योग करवाते हैं, तो कहते हैं करने से होता है। तो करने से सब कुछ होता है। तो इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन मैं और कराता हूं आपको। करा, इफ 25.4 ग्राम iodine and 14.2 gram chlorine are allowed to react what masses of ICl and ICl3 would form leaving no reactant unreacted। वही क्वेश्चन है। आयोडीन का एटॉमिक मास 127, क्लोरीन इज 35.5। एटॉमिक मास आपको नहीं रखना होता है, एटॉमिक मास पेपर में दिया जाता है। ऑल एटॉमिक मासेज आर गिवन इन द पेपर, कांस्टेंट सभी दिया जाता है, कोई कांस्टेंट आपको रट के नहीं रखना। इसलिए जब आप डीपीपी वगैरह सॉल्व कर रहे हैं तो आप एटॉमिक मास कहीं से ले लें, हर बुक में एटॉमिक मास का टेबल दिया होता है। इसको लिमिटिंग रिएक्टेंट के टेक्निक से करते हैं। ICl3 अगर देखें तो इन दोनों में आयोडीन के एक एटम है, यानी कि पहले हम ICl बनाएं और फिर ICl से ICl3 बना लेते हैं। पहले आयोडीन को
क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके ICl बना लेते हैं और फिर ICl को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके ICl3 बना लेते हैं। ये देखो दोनों बैलेंस रिएक्शन लिख दिया मैंने, थोड़ा स्पेस चाहिए, मैं थोड़ा नीचे करके लिख रहा हूँ। ICl प्लस Cl2 गिविंग ICl3। हम क्या करेंगे, सेकेंड रिएक्शन में आयोडीन नहीं जरूरत है, आयोडीन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम फर्स्ट रिएक्शन में आयोडीन को खा जाएंगे, खत्म कर देंगे, कुछ क्लोरीन बच जाएगा, और सेकेंड रिएक्शन में क्लोरीन को खा जाएंगे, क्लोरीन खत्म करते हैं। इसके 1 मोल का मास कितना होगा, दोनों का देखो 1 मोल है, तो 127 आयोडीन एटम का, तो ये हो जाएगा 254 ग्राम, और ये हो जाएगा 35.5 इंटू 2 71 ग्राम। जब कंबाइन करेगा तो बनेगा कितना, दोनों को ऐड कर लो, 415 7512 2 1 325 ग्राम ICl के बन जाएंगे। अब आयोडीन को हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट बनाना है, तो 254 ग्राम से 325, तो 25.4 ग्राम से कितना बनेगा, 1/10 मास इसका है, तो इसका भी 1/10 32.5 ग्राम बन जाएगा। दैट इज इंपॉर्टेंट। इनिशियल टोटल मास कितना है, 25.4 प्लस 14.2, इट इज 246 459 and 213 39.6। 39.6 में अगर 32.5 ग्राम ICl बन गया तो क्लोरीन कितना बचा, -32.5 कर लेते हैं, 651 927 330, 7.1 ग्राम क्लोरीन बच गया, बचा ना। अब इसको लेके जाओ सेकंड रिएक्शन में, ICl के कितना बन गए, 32.5 ग्राम, क्लोरीन के कितने बच गए, 7.1 ग्राम। अब क्या करना है, क्लोरीन को लिमिटिंग रिएक्टेंट बना देना है या नहीं। फर्स्ट रिएक्शन में हम आयोडीन को खा गए, सेकंड रिएक्शन में क्लोरीन को, तो अंत में ना आयोडीन बचेगा ना क्लोरीन बचेगा। अब क्लोरीन का मोलर मास Cl2 का 71, और इसका मोलर मास हो जाएगा 127 प्लस 3 इंटू 35.5, 127 प्लस 106.5 कितना हो जाएगा, 0.5 6 7 13 3 1 1 2 3 and 1 1 2, हाँ ग्राम। तो क्या रिलेशन है, सिंस 71 ग्राम क्लोरीन gives 233.5 gram ICl3, therefore 7.1 gram chlorine will give 23.35 gram, 1/10 है ICl3। अब ICl3 का मास आ गया, अब ICl3 बन गया है और कुछ ICl बच जाएगा, ना क्लोरीन है ना आयोडीन है, तो कंजर्वेशन ऑफ मास फिर से लगा दो। टोटल मास कितना था, 39.6 में ICl3 का मास सब्ट्रैक्ट कर दें तो ICl का बचा हुआ मास आ जाएगा। सो ICl विल बी व्हाट, 39.6 माइनस 23.35, सब्ट्रैक्ट करो, 10 में से 5 गया 5, 6 हो गया 5, 5 में से 3 गया तो 2, 9 में से 3 गया तो 6, 3 में से 2 गया तो 1।
समझ में आया बच्चे लोग? तो इस तरह से हम लिमिटिंग रिएक्टेंट पे काम कर रहे हैं। लिमिटिंग रिएक्टेंट थोड़ा ट्रिकी कॉन्सेप्ट है, अच्छों को समझ में नहीं आता है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आप सबको जरूर समझ में आ गया होगा। लिमिटिंग रिएक्टेंट पे और क्वेश्चन आपको मिलेंगे एक्सरसाइजेज में, जो आपको मैंने डीपी पोस्ट किए हैं उसमें। एक और सिचुएशन देख सकते हैं। करा इफ a 10 gram mixture of NaCl and H2SO4 react, what maximum mass of Na2SO4 could form? Sodium is 23, chlorine is 35.5, sulfur is 32. ये क्वेश्चन थोड़ा हटके है, थोड़ा अलग है। मिक्सचर तो है, लेकिन उसमें कितना NaCl है, कितना H2SO4 है, ये मालूम नहीं है। और रिएक्शन इस तरह से करना है कि मैक्सिमम सोडियम सल्फेट का मास बने। देखो, सबसे पहले तो रिएक्शन लिखेंगे जिससे बनेगा सोडियम सल्फेट। NaCl plus H2SO4 gives Na2SO4 plus HCl। बैलेंस करो इसे, ये बैलेंस हो गया। इन दोनों का कंबाइंड मास 10 ग्राम है। मैक्सिमम मास सोडियम सल्फेट का कब बनेगा? जब 10 ग्राम रिएक्टेंट पूरा का पूरा प्रोडक्ट बन जाए। जब मैक्सिमम मास ऑफ प्रोडक्ट बनेगा तभी मैक्सिमम मास ऑफ सोडियम सल्फेट बनेगा। अब मैक्सिमम मास ऑफ प्रोडक्ट कब बनेगा? जब मैक्सिमम मास ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट कर जाए। अब मैक्सिमम मास 10 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट करे, इसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए कि रिएक्टेंट स्टोइकियोमेट्रिक मास रेशियो में हो। स्टोइकियोमेट्रिक मास रेशियो में अगर रिएक्टेंट होगा तो दोनों पूरा पूरा रिएक्ट कर जाएगा, कोई नहीं बचेगा। समझ गए? और अगर स्टोइकियोमेट्रिक मास रेशियो में रिएक्टेंट हैं तब जाके दोनों ही लिमिटिंग रिएक्टेंट बन जाएगा। ये भी लिमिटिंग रिएक्टेंट बन जाएगा, ये भी लिमिटिंग रिएक्टेंट बन जाएगा इफ प्रेजेंट इन स्टोइकियोमेट्रिक मास रेशियो। स्टोइकियोमेट्रिक मास रेशियो इज व्हाट? वो रेशियो जिसमें रिएक्ट करते हैं वो। तो इस क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट है कि रिएक्टेंट को स्टोइकियोमेट्रिक मास रेशियो में लेना पड़ेगा, तब जाके रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा और तब सोडियम सल्फेट और HCl का मैक्सिमम मास बनेगा। उस कंडीशन में इनके मास का सम हो जाएगा 10 ग्राम और उस 10 ग्राम में ये 1:2 के मोलर रेशियो में प्रेजेंट होगा, क्योंकि वो प्रोडक्ट भी स्टोइकियोमेट्रिक मास रेशियो में बनेगा। कुछ समझा मैंने क्या कहा? मैक्सिमम के लिए
दोनों रिएक्टेंट को हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट बनाना पड़ेगा और तब कंजर्वेशन ऑफ मास लगा देंगे, कहेंगे कि प्रोडक्ट्स का मास भी 10 ग्राम हो जाएगा और उसमें सोडियम सल्फेट और HCl 1:2 के मोलर रेशियो में प्रेजेंट होगा। अब 1:2 के मोलर रेशियो में प्रेजेंट है तो 1 मोल का मास कितना होगा? 23 इंटू 2 46 प्लस 32 प्लस 64, 4 2 6 6 12 2 1 6 7 3 10 4 14 142। इसके 2 मोल का मास कितना हो जाएगा? 2 इंटू 36.5 73, यानी कि ये अगर 1:2 के मोलर रेशियो में तो 142:73 के मास रेशियो में बनेगा। तो अगर 142:73 के मास रेशियो में बनेगा तो मास ऑफ सोडियम सल्फेट कितना हो जाएगा? 10 इंटू 142 अपॉन 142 प्लस 73। ये सब सिंपल अलजेब्रिक रेशियो प्रोपोर्शन यूज कर रहा हूँ मैं, 9th क्लास वाला आपको पता है। 10 को डिस्ट्रीब्यूट करना है 142:73 के रेशियो में। ये सोडियम सल्फेट का मास हो जाएगा। अगर कोई पूछे HCl का मास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 इंटू 73 अपॉन 142 प्लस 73। हमें ये चाहिए, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 142 प्लस 73 215, 1420 डिवाइडेड बाय दिस, ये 6.6 ग्राम आ रहा है। इसको सॉल्व करके आप देख सकते हैं ये 3.4 ग्राम होगा। समझ गए? तो इस तरह से लिमिटिंग रिएक्टेंट पे ढेर सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए। अब आगे आपकी जवाबदेही है डीपीपी सॉल्व करने की। अब आप डीपीपी 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 ये सभी सॉल्व करने के लायक हो गए हैं, काबिल हो गए हैं। और आपके पास बार बार मैं कहता हूं कि अभी आपके पास एम्पल ऑफ टाइम है, खूब मेहनत करो और केमिस्ट्री को नंबर 1 बनाओ, है ना? अब थोड़ा सा मैं आपका टेस्ट का क्वेश्चन आज करा देता हूं, जो भी आपका संडे का टेस्ट हुआ है। मेरे हाथ में टेस्ट पेपर है। टेस्ट हेल्ड ऑन 3rd में। इसके सभी क्वेश्चन जरूरत नहीं है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 1 फर्मी इज व्हाट? तो 1 फर्मी इज 10 का पावर -15 मीटर। तो सेंटीमीटर में था ऑप्शन, तो 10 का पावर -13 सेंटीमीटर हो जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 का पावर 18 प्रीफिक्स क्या होता है? एक्सा होता है। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 3rd में ये आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आज मुझसे किसी ने व्हाट्सएप पे डाउट में भी पूछा था, व्हाट्सएप किया था किसी ने इस क्वेश्चन को। जरा देख लो, कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए सिग्निफिकेंट फिगर में। कह रहा है 81.4 ग्राम सैंपल
gram sample of alcohol contains 0.002 gram of water. The amount of pure ethyl alcohol, तो प्योर इथाइल अल्कोहल इथानॉल कितना है? तो वैसे तो सैंपल में से वाटर का मास सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, लेकिन जब सिग्निफिकेंट फिगर का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो आप इसे लिखेंगे 2 × 10⁻³ और डेसिमल के बाद इसमें एक भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, जबकि इसमें डेसिमल के बाद एक सिग्निफिकेंट फिगर है। तो हमारा जो आंसर होगा उसमें डेसिमल के बाद एक भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा और इसलिए आंसर हमारा 81 रह जाएगा, क्योंकि बाद में जो डेसिमल के बाद वाला क्वांटिटी आएगा वो राउंडिंग ऑफ में वैनिश कर जाएगा, नहीं रहेगा। डेसिमल के बाद हमें एक भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं रखना है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में डेसिमल के बाद जिसमें लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होता है, तो इसको जब आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो डेसिमल के बाद कुछ नहीं बचेगा, इसलिए इसका आंसर 81 होगा, डी। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ वुड द वेट ऑफ सैंपल बी रिपोर्टेड? 4 ग्राम। ये सब आप कर लेंगे। 1 AMU क्या होता है, 6 नंबर, ये आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को देखो। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है मेटल सल्फेट इज आइसोमॉर्फस। आइसो का मतलब होता है सेम, मॉर्फस का मतलब स्ट्रक्चर, सेम स्ट्रक्चर विथ जिंक सल्फेट .2H2O। इसका मतलब हुआ कि मेटल सल्फेट ऐसा ही है, तो उसका फॉर्मूला आपने लिखना था MsO4.2H2O और इसके अंदर 9.87% मेटल है। अगर मेटल का मोलर मास हम M ही ले लें, कैपिटल M ही ले लें, तो बताओ कि इसके 1 मोल में 1 मोल मेटल होगा कि नहीं? MsO4.2H2O का मोलर मास क्या होगा? M+32 +64 प्लस वाटर का 2 × 18 36, ये आ जाएगा 6 4 10 2 12 2 3 1 4 6 10 3 13 132। ये इस कंपाउंड का मोलर मास है, इसमें 9.87% मेटल है और इसमें m ग्राम मेटल है, ये दोनों बात है। तो इस मास का 9.87% m होगा कि नहीं? मेटल का मास इसके अंदर क्या है? तो m+132 का 9.87/100 इज m। इस टोटल मास का 9.87% मेटल और इसके अंदर m ग्राम मेटल, तो इस टोटल मास का 9.87% m होगा। जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से m की वैल्यू 24.3 आ जाता है। ये मैग्नीशियम है और कोई नहीं है, Mg। समझ गए सब? क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, सबसे पहले इसमें ये सुन लो
1 मोल को 1 ग्राम एटम भी बोलते हैं। मोल एंड ग्राम एटम आर सेम थिंग। तो अगर हमसे पूछा जा रहा है 1 मोल CH4 में हाइड्रोजन कितना है, तो 1 मोल CH4 में 4 मोल हाइड्रोजन एटम है, और इसे हम 4 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन भी कह सकते हैं। नंबर 9, मास ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। देखो क्या होगा, वाटर का मोलर मास 18 ग्राम होता है। मोलर मास 1 मोल का मास होता है, तो क्या कहेंगे 6.022 इंटू 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल। 1 मोल में का मास 18 ग्राम, तो 1 मॉलिक्यूल का मास 18 अपॉन 6.022 इंटू 10 का पावर 23। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 3 इंटू 10 का पावर -23 ग्राम आ जाएगा। 3 से थोड़ा सा कम आएगा, ए आ जाएगा इसका आंसर। नंबर 10 कह रहा है 1.24 ग्राम ऑफ फॉस्फोरस इज प्रेजेंट in 2.2 ग्राम ऑफ वाट। नीचे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, P4S3, P2S2, PS2। इसके सभी ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, इसलिए मैं सब ऑप्शन लिख रहा हूं। P2S4। अब देखो फॉस्फोरस का एटॉमिक मास 31, तो P4 हो जाएगा 124। P4 31 इंटू 4, 124 इसमें कितने ग्राम के साथ है, 32 इंटू 3, 96 ग्राम फॉस्फोरस के साथ, इसलिए 1.24 ग्राम 0.96 ग्राम सल्फर के साथ होगा, यानी ये आंसर नहीं है। इसमें देखेंगे 31 इंटू 2 62, 64 के साथ ऑलमोस्ट इक्वल ही है, तो 1.24 ग्राम 2.2 के साथ सल्फर के साथ तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। PS2 इसमें है 31 ग्राम फॉस्फोरस 64 ग्राम, 32 इंटू 2 64 ग्राम के साथ, ये लगभग डबल है, डबल से भी थोड़ा ज़्यादा है ना। तो यही लगभग आएगा 31 ग्राम 64 के साथ, तो 1.24 ग्राम 31 64 के साथ, तो 64 अपॉन 31 इंटू 1.24। इसको ऐसे लिख लो, बाय 100 करके डेसिमल रिमूव करो, ये 31 से 4, 64 इंटू 4, 64 इंटू 4 2.56 आ रहा है, 2.56 ग्राम आ रहा है। P2S4, ये दोनों तो एक ही है, तो क्लोजेस्ट आंसर यही है। एग्जैक्ट तो ये भी नहीं आ रहा है। अच्छा नहीं, टोटल मास ऑफ कंपाउंड लेना है, तो 31 प्लस 64, 31 प्लस 64 95, ये गलत किया हमने,
31 ग्राम 95 ग्राम में, तो 1.24 ग्राम कितने में होगा? 95/31 इंटू 1.24 ये कितना आ रहा है? 95 इंटू 1.24 डिवाइडेड बाय 31, 3.8 ग्राम। ये तो और ज़्यादा आ गया। फिर लगता है ये गड़बड़ ही चल रहा है, हमने सब में मिस्टेक किया है, सबको थोड़ा सा रीवर्क करना पड़ेगा। रुको, इसका 124 ग्राम कितने में होगा? 124 प्लस 96, 124 प्लस 96 यही आंसर है 220। तो इसलिए 1.24 2.2 ग्राम में होगा, यही आंसर है। ए इसका आंसर है। हम सल्फर देख रहे थे, पूरे कंपाउंड का मास देखना था। हो गया 10। नंबर 11 सिंपल है, कर लिया होगा आप सबने। नंबर 11 में क्या है? ए और बी, ए एंड बी दो एलिमेंट है। ए का मोलर मास है 40, बी का मोलर मास है 80। कह रहा है कि इसके x ग्राम में y एटम्स हैं, तो इसके 2x ग्राम में कितने एटम्स होंगे? तो इसके x ग्राम में x बाय 40 मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर होगा और ये y होगा। इसके 2x ग्राम में 2x/80 इंटू एवोगाड्रो नंबर, 2 से 40 ये वही आ गया, y ही आ गया। नंबर 12 4.2 ग्राम ऑफ नाइट्राइड, 4.2 ग्राम ऑफ नाइट्राइड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आप जानते होंगे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। इसका मतलब होता है कि इसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन प्लस 7 प्रोटॉन है, और निगेटिव चार्ज आता है इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे। तो नाइट्रोजन जिसमें कि पहले ही 7 इलेक्ट्रॉन था, इस पे 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तब बनेगा ये N3-, जिसमें अब होंगे 10 इलेक्ट्रॉन। एक एटम में होंगे 10 इलेक्ट्रॉन। तो 4.2 ग्राम में हम नंबर ऑफ एटम्स निकाल के 10 से मल्टीप्लाई कर दें। सो 4.2 ग्राम N3- में कितने एटम हो जाएंगे? 4.2/12 नहीं 14 मोल, मोलर मास से डिवाइड किया इंटू एवोगाड्रो नंबर ऑफ आयन। ये 4.2 के लिए इधर 10 लेके डेसिमल रिमूव कर लो तो 4 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 3/10 इंटू एवोगाड्रो नंबर आयंस। और एक आयन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 3/10 इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू 10, ये 3 टाइम्स एवोगाड्रो नंबर हो जाएंगे। समझ गया? नंबर 13, 10 का पावर 22 मॉलिक्यूल्स। बिल्कुल आसान है। 10 का पावर 22 मॉलिक्यूल्स में पहले तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। 10 का पावर 22 अपॉन एवोगाड्रो नंबर, नंबर ऑफ मोल्स के लिए मॉलिक्यूल को एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। 6.022 इंटू 10 का पावर 23 मोल्स।
नंबर ऑफ मोल्स आ गया, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये सब आसान है, कुछ नहीं है। 250 इसका मोलर मास आता है, मल्टीप्लाई कर लेना है। नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है इफ वी कंसीडर दैट 1/6 इन प्लेस ऑफ 1/12 मास of carbon is taken, the mass of one mole of substance will, mass ध्यान से सुनना, mass of 1 mole will not change, क्योंकि 1 मोल का मास एब्सोल्यूट मास है। एब्सोल्यूट मास थोड़ा चेंज होगा, एटॉमिक मास चेंज होगा, रिलेटिव मास चेंज होगा, एब्सोल्यूट मास विल नॉट चेंज। 1 मोल का मास ऑफ 1 एटम इंटू एवोगाड्रो नंबर, एक एटम का मास नहीं चेंज होगा, एटॉमिक मास, रिलेटिव मास चेंज होगा, विल नॉट चेंज। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस विल, इसका आंसर में मिस्टेक है, इसका आंसर ए दिया हुआ है, रिमेन्स अनचेंज, इसका आंसर सी होगा। नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, which of the following pair of gases contains the same number of molecules? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम करने के लिए नंबर ऑफ मोल इक्वल होना चाहिए, है ना। देख लेते हैं। ए 16 ग्राम O2 में 16/32.5 मोल और 14 ग्राम N2 में 14/28.5 मोल। ये तो आंसर आ गया, दोनों में इक्वल नंबर आ गया। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल। द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन ए ड्रॉप ऑफ वाटर। नंबर 16, 1 ड्रॉप ऑफ वाटर में 0.0018 ml है, तो ये 0.0018 ग्राम भी होगा, क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होता है। तो इसमें 0.0018/18 मोल हो जाएंगे। ये हो जाएगा कितना? 10⁻⁻4 मोल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे? 10⁻⁻4 इंटू 6.022 10⁻23। सो 6.022 इंटू 10⁻19 हो जाएंगे मॉलिक्यूल, है ना। 17, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इन। नंबर ऑफ मोल निकाल लो, जिसमें नंबर ऑफ मोल ज़्यादा उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा। 17, ए 34 ग्राम ऑफ वाटर, 34 ग्राम वाटर में 34/18 लगभग 2 है, अभी देखते हैं। बी 28 ग्राम CO2, 28 ग्राम CO2 में 28/44 मोलर मास। 4 से 4 7 28 11, ये आ जाएगा कितना? पॉइंट। अच्छा, हमसे पूछा है लार्जेस्ट नंबर, तो ये तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि 2 तो पहले ही आ गया है, तो क्यों हम इसको सॉल्व करने में अपना दिमाग लगा रहे हैं। सी 46 ग्राम मिथनॉल, 46 इसका मोलर मास हो जाएगा 12 + 4 16 + 16 32।
32, 46 upon 32, 23, 16। इससे तो कम ही है, 2 से तो कम ही है। डी 54 ग्राम ऑफ N2O5, 54 ग्राम N2O5 में 54 अपॉन इसका मोलर मास हो जाएगा 28 प्लस 80, 28 प्लस 80, 108। ये 0.5 है। फर्स्ट ही आ गया आंसर। मैक्सिमम पूछा था, तो जब A2 आ ही गया है तो उससे कम वाला को क्यों हम कैलकुलेट करें। 18 कह रहा है कंपाउंड 80 ग्राम ऑन एनालिसिस गिव्स कार्बन 24, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 32। ये तो सीधा सीधा मास ही दे दिया। 24, 4, 28। ये तो सम ही नहीं आ रहा, 80 तो है ही नहीं टोटल। कार्बन 24, चलो जो दिया है उसी से देखते हैं। 80 शायद सही नहीं लग रहा है। 18 कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का मास 24 ग्राम, 4 ग्राम, 32 ग्राम मास। तो नंबर ऑफ मोल बाय 12 बाय 1 बाय 16 ये हो जाएगा 2, 4, 2। 2 का कॉमन फैक्टर है तो 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 1, 2, 1 CH2O। ये आ जाएगा इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। डी नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज CH2O। एक कंपाउंड है जिसका एम्पिरिकल फॉर्मूला है CH2O। फिर कह रहा है 0.0835 ग्राम कंपाउंड कंटेन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। सॉरी ग्राम में मोल। तो 1 मोल में हम नंबर ऑफ हाइड्रोजन मालूम कर सकते हैं। सो 1 मोल ऑफ दिस कंपाउंड विल कंटेन व्हाट मास ऑफ हाइड्रोजन, 1 अपॉन 0.0835 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। इसको जरा सॉल्व कर लें तो आंसर आ जाएगा। 1 डिवाइडेड बाय 0.0835, इट इज 12, अप्रॉक्सीमेटली 12 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन आ रहा है। ये 12 मोल ऑफ हाइड्रोजन भी हो जाएगा। अब इसके 1 मोल में 2 मोल है हाइड्रोजन का, तो 12 मोल ऑफ हाइड्रोजन इसके 6 टाइम्स में होगा कि नहीं। ये तो एम्पिरिकल फार्मूला है ना, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा, 6 टाइम्स इसका C6H12O6। अपने को वो फार्मूला चाहिए था जिसमें 12 हाइड्रोजन हो, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो C6H12O6। C6H12O6 इसका आंसर ए होगा, लेकिन मिस्टेक है क्वेश्चन में, C2 दिया हुआ है। नंबर 20, नंबर 20 में इंपेरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है। इंपेरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है CH2O। तो पूछ रहा है प्रोबेबल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। तो प्रोबेबल मॉलिक्यूलर फार्मूला में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 1:2:1 के रेशियो में होना चाहिए, और उस रेशियो में जो हमारे पास ऑप्शन है वो बी ही है,
यही है एम्पिरिकल फार्मूला। CH2O2 है भाई, 1:2:2। तो जो एम्पिरिकल फार्मूला है सिर्फ वही मॉलिक्यूलर फार्मूला, क्योंकि बाकी सब में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो ये नहीं है, 1:2:2 के रेशियो में चाहिए था। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला CH2O2 हो सकता है, C2H4O4 हो सकता है, C3H6O6 हो सकता है, यही दिया है केवल। नंबर 21, in which of the following pair of compound the ratio of carbon hydrogen oxygen is same? कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो सेम है। एसिटिक एसिड एंड मिथाइल अल्कोहल। एसिटिक एसिड सब जानते हैं CH3COOH, इसको कंडेंस करके लिखें तो ये C2H4O2, और मिथाइल अल्कोहल ये है CH3OH, सो CH4O। इन दोनों में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेम रेशियो में नहीं है। ऊपर वाले में 1:4:1 का रेशियो है। एसिटिक एसिड एंड मिथाइल अल्कोहल, कार्बन है, which of the following compound the ratio of carbon hydrogen oxygen? C2H4O2। नहीं है ना, ऊपर वाले में 1:2:1 के रेशियो में है, 2 से डिवाइड करो, कॉमन फैक्टर है, तो 1:2:1 के रेशियो में है, जबकि नीचे वाला 1:4। यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन 1:2:1 के रेशियो में, यहाँ पे 1:4:1 के रेशियो में, सेम रेशियो में नहीं है। बी, अगर इसका बी देखेंगे, ग्लूकोज एंड एसिटिक एसिड, ग्लूकोज इज C6H12O6, सो 1:2:1 के रेशियो में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो गया। एसिटिक एसिड अभी ऊपर लिखा है C2H4O, सो 1:2:1, यही तो आ गया, डी हो गया आंसर। नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, in a compound carbon hydrogen nitrogen are present in 9:1:3.5, molecular weight of compound 108, तो क्या होगा? नंबर 22, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन 9:1:3.5, 9:1:3.5 का मास रेशियो। तो नंबर ऑफ मोल 9/12, 1/1, 3.5/14। स्मॉलेस्ट नंबर इसमें कौन? स्मॉलेस्ट नंबर नाइट्रोजन का है। नाइट्रोजन डिवाइड करते हैं उसी से, सिंपल रेशियो पहले निकालते हैं, 9/12 × 14/3.5, 1 × 14/3.5 एंड 1, ये है 4 टाइम्स, ये है 4 टाइम्स, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, सो 3 1 1 3 4 1। एम्पिरिकल फार्मूला रहा है C3H4N, जिसका मास हो जाएगा 36 + 4 + 14, 54। मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है 108, जो इसका 2 टाइम्स है,
तो इंपेरिकल फार्मूला को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आएगा। सिखाया है ना ये सब मैंने आपको। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा बोलो, C6H8N2। C6H8N2 कौन सा आंसर है? सी। Number 23 कह रहा हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट Mg3PO4 होल ट्वाइस, इसके कितने मोल में 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स होंगे। अब देखो इसके 1 मोल में 4 × 2 8 मोल ऑक्सीजन एटम इसके 1 मोल में है या नहीं? तो यूनिटरी मेथड लगा दो। क्या कहेंगे? 8 मोल ऑक्सीजन एटम इन 1 मोल, therefore 0.25 मोल ऑक्सीजन एटम कितने में? 1/8 × 0.25, so 0.25 is 1/4, so 1/32 कितना? 1/32 0.03125, 3.125 × 10 का पावर 3.125 × 10 का पावर -2 मोल। कौन सा आंसर हुआ? 23 का डी। 24 करा गैसियस हाइड्रोकार्बन गिव्स अपॉन कंबशन 0.72 ग्राम ऑफ वाटर एंड 3.08 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे पास एक गैसियस हाइड्रोकार्बन है, अगर कुछ नहीं पता है, देखो हर हाइड्रोकार्बन CnH2n+2 नहीं होता, तो सिर्फ हाइड्रोकार्बन बोला है और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। एल्केन है, एल्कीन है, अल्काइन है, डाइन है, बेंजीन है, क्या है कुछ नहीं पता है, तो क्या लेंगे? CxHy और इसका किया कंबशन CO2 + H2O। इसके कार्बन सभी कहाँ आ गए? CO2 में। इसके हाइड्रोजन सभी कहाँ आ गए? वाटर में। तो हम क्या करेंगे? CO2 का मास दे रखा है 24, CO2 का मास दे रखा है 0.72 ग्राम, वाटर एंड 3.08 ग्राम, इसका 3.08 ग्राम और इसका 0.72 ग्राम। इससे हमें मालूम करना पड़ेगा हाइड्रोजन और कार्बन का मास यूनिटरी मेथड लगा के। हमें मालूम है कि 18 ग्राम वाटर कंटेन 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, so 0.72 gram of water will contain 2/18 into 0.72 gram। इसको 100 करके डेसिमल निकाल दो, 18 4 जा 72, so 4 into 2.08 ग्राम हाइड्रोजन। और ये हाइड्रोजन कहाँ से आ रहा है? इस कंपाउंड से। और उसी तरह से CO2 से कार्बन निकल जाएगा। Since 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड contain 12 ग्राम of carbon, so
3.08 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड विल कंटेन 12/44 इंटू 3.08। इसको भी सॉल्व कर लो, 100 डेसिमल निकाल दो। तो 4 से 4 3 12, 4 से 11, 11 से 11 2 22, 8 28.84 ग्राम ये देखा गया। यानी कि आपके हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन और कार्बन का मास आ गया। अब एम्पिरिकल फार्मूला का मेथड लगा देंगे। कार्बन हाइड्रोजन 0.84.08 मास, तो मोल कितना, नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा 0.84/12.08/1। स्मॉलर क्वांटिटी कौन है इसमें, ऑब्वियसली फर्स्ट वाला, तो डिवाइड करो सिंपल रेशियो के लिए, ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.08 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 0.84। सिंप्लीफाई करो इसे, 96/84। बारह से जाएगा, 12 7 12 8। तो ये जब इसको होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 7 ये 8 हो जाएगा, C7H8 इसका एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा 24 का, D C7H8 बिल्कुल सही। नंबर 25, if a sample of propane sorry प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है, C3H8। कह रहा है इफ ए सैंपल ऑफ प्रोपेन कंटेन ए टोटल ऑफ 6 × 10⁻³ एटम्स ऑफ कार्बन, इसमें 6 × 10⁻³ एटम्स ऑफ कार्बन, 6 × 10⁻³ कार्बन, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोपेन आर इन द सैंपल। इतने एटम हैं तो मॉलिक्यूल कितना। अब इसके एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स हैं, तो 3 एटम्स इन 1 मॉलिक्यूल, सो 6 × 10⁻³ एटम इन 1/3 इंटू 6 × 10⁻³। 3 2 6, 2 × 10⁻³ मॉलिक्यूल्स। समझ गया, 25 का 2 × 10⁻³ डी आंसर आ गया। ऑल 25 क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व कर दिया है, तो संभाल के रखना सॉल्यूशन को, इट्स नॉट मैटर ऑफ अ डे। अभी से लेके अंत तक मोल कॉन्सेप्ट कम से कम 50 टाइम्स टेस्ट में आपको दिखेगा। जब भी आपको कोई रेफरेंस लेना हो इन सब सॉल्यूशंस को निकाल के रखेंगे। और एक और बात, अभी जब लॉकडाउन खुलेगा तो ये सारे क्वेश्चन पेपर हार्ड फॉर्म में भी आपको, पेपर फॉर्म में भी आपको दे दिया जाएगा। तो आपको क्या करना है, फाइल बना के रखनी है। अभी तो टॉपिक वाइज हो रहा है, फिर चैप्टर वाइज होगा, फिर कई चैप्टर्स आ जाएंगे। तो रिवीजन के लिए बेस्ट मटेरियल होगा आपका टेस्ट पेपर, क्योंकि टेस्ट पेपर में फिल्टर्ड क्वेश्चन होते हैं। बुक में या डीपीपी में 200 क्वेश्चन हो जाएगा, अंत तक 300 क्वेश्चन हो जाएगा। 4 चैप्टर का टेस्ट है तो आप 1200 क्वेश्चन का तो रिवीजन नहीं कर सकते, लेकिन चारों चैप्टर के एक एक टेस्ट अगर उठा लेंगे आप तो 100 क्वेश्चन बड़े आराम से रिवाइज कर सकते हैं। तो टेस्ट पेपर बड़ा इंपॉर्टेंट एसेट है आपका, इसको संभाल के रखना है और टेस्ट पेपर को गंदा नहीं करना है। टेस्ट पेपर पे आंसर नहीं मार्क करना है, आंसर अलग से सेपरेटली लिख के रखना है। ठीक, तो आज के लिए इतना, बाकी कल देखेंगे। कल आप बाकी के लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस को हम देख रहे होंगे। थैंक यू।